जो BYOD की कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने कर ली एंड now we need to test this flow from an Android device और Android device के लिए हमने ये डिस्कशन कर रखी है कि we need to give this authorization rule to cater for a kind of bug which is there. इन तमाम पॉलिसीज़ में अब ऑथेंटिकेशन तो वही .1x की बेस पे ही हो रही है और वी नो के टॉप पे हमने अगर हम रजिस्टर हो जाते हैं तो हम इन 4 कंडीशंस पे क्वालिफाई करेंगे और अगर हम रजिस्टर्ड डिवाइस नहीं हैं तो हमें ऑन बोर्डिंग के प्रोसेस के ज़रिए गुजरना पड़ेगा और ऑन बोर्डिंग का जो प्रोसेस है वो हमें एक ऑथराइजेशन प्रोफाइल पर ले जाता है एंड दैट ऑथराइजेशन प्रोफाइल इज एक्चुअली रीडायरेक्टिंग अस टू अ BYOD पोर्टल। BYOD पोर्टल आपकी डिवाइस के क्रेडेंशियल्स लेने के बाद आपको क्लाइंट प्रोविजनिंग की तरफ ले जाता है और क्लाइंट प्रोविजनिंग पॉलिसी में एंड्रॉयड पर अप्लाई होने वाली पॉलिसी एक आइस का नेटिव सप्लीकेंट प्रोफाइल पुश करती है। इस नेटिव सप्लीकेंट प्रोफाइल के अंदर हमने एक SSID कॉन्फ़िगर किया होता है जिससे उसने कनेक्ट होना है और हमारे केस में वो जेनेरिक कॉर्पोरेट है और WPA2 will be used, TLS will be used and certificate will be issued using this template। ये हमने अपने उस नेटिव सप्लीकेंट की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको एडिट करके उसमें ये SSID ऐड करना होता है जो कि हमने किया हुआ है और ये हमें अपने क्लाइंट प्रोविजनिंग रिसोर्सेज एक दफ़ा सिस्को की साइट से अपडेट करने होते हैं ताकि तमाम वेरियस डिफरेंट एजेंट्स इसके अंदर पुश हो जाएं। पोर्टल्स एंड कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स में ये वो सर्टिफिकेट टेम्पलेट है जिसमें हमने मैक एड्रेस इंक्लूड कराया होता है हर इशूड सर्टिफिकेट में और यही वो टेम्पलेट है जिसको हम यहाँ नेटिव सप्लीकेंट को एडिट करके जब अपना SSID ऐड कर रहे हैं तो यहाँ इसको कॉल कर रहे हैं। सो वंस दिस इज डन हमारी ये ऑथराइजेशन रूल में एम्प्लॉय ऑन बोर्डिंग के ऊपर हिट करना चाहिए। सो लेट्स ओपन आइस एंड लुक एट द रेडियस लॉग्स। So at the moment there is no hit और हम करते ये हैं कि अपनी एक एंड्रॉयड डिवाइस को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और बाद में हम अपने लॉग्स को रिव्यू करेंगे। अच्छा जी, हम अपनी इस एंड्रॉयड डिवाइस में अपने वाईफाई में चलते हैं एंड हियर वी हैव दैट जेनेरिक कॉर्पोरेट SSID। इस SSID को हम कनेक्ट करते हैं फर्स्ट टाइम। सो यू कैन सी वी आर यूजिंग PEEP टू कनेक्ट, ये बाय डिफॉल्ट है और यूजर नेम वी यूज A, पासवर्ड वी यूज ICT1234* और सर्टिफिकेट हमारे पास कोई है नहीं तो हम कह रहे हैं डू नॉट वैलिडेट। सो वी आर नॉट वैलिडेटिंग एनी iSight certificate and we press connect। तो ये एक टिपिकल .1x फ्लो है because we are using single SSID BYOD। आप देख रहे हैं कि साइन इन टू वाईफाई नेटवर्क पॉपअप हुआ और हम साइन इन करते हैं नेटवर्क में। दिस इज द पोर्टल विच इज BYOD पोर्टल और ये कोई भी एम्प्लॉई जब आपके नेटवर्क में आके कनेक्ट होगा तो इसी प्रोसेस के जरिए कनेक्ट होगा। वी प्रेस स्टार्ट, हियर वी कैन नेम आवर डिवाइस, सो लेट्स नेम इट आइस टेस्ट BYOD।
This is our device name. We press continue. इसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि आप गूगल प्ले स्टोर से एक एजेंट डाउनलोड करें। वो एजेंट हमारे पास पहले से मौजूद है, सो हम उस एजेंट को एक्सेस कर लेते हैं। दिस इज नेटवर्क सेटअप असिस्टेंट। इसको हमने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया हुआ है। सो वी प्रेस स्टार्ट, प्रोसीड, कनेक्ट। यहाँ आपसे पासवर्ड पूछा जा रहा है, ये वही यूजर नेम ए का पासवर्ड है। सो ICT1234 स्टार। Installing certificates. Again, we need to give the same password, ICT star। Certificate issue हो गया and we are now receiving that certificate. Okay. अब क्योंकि सर्टिफिकेट इंस्टॉल होने हैं तो मेरी आइडेंटिटी वेरीफाई हो रही है। आई कैन यूज द पिन। ये मेरे लोकल मोबाइल का पिन है और अब मुझे रूट सर्टिफिकेट पुश हो रहा है आइस का, ताकि मैं उस सर्टिफिकेट को वैलिडेट कर सकूं। अब वाईफाई सेटिंग्स की तरफ मुझे स्विच किया जा रहा है। आई गो टू वाईफाई सेटिंग्स। नाउ आई नीड टू फॉरगेट दिस, क्योंकि मैं पहले पीप के जरिए आया था। I need to go back to the software, and the software is applying Wi-Fi profile, connecting to the network and connected to generic corporate network. After this, if I open Chrome और मैं यहाँ पे कोई भी वेबसाइट ब्राउज करने की कोशिश करूँ और let's say I go to YouTube, my mobile data is off. We are connected to generic corporate and we are able to open YouTube. So our internet access is opened. We can open Google Maps. So it is working. अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो लॉग्स आए हैं वो क्या हैं। Head east, then turn left. There's a road closure ahead, rerouting you through Maulana Shaukat Ali Road and Usmani Road. So it has started rerouting me. Okay, ji, let's close this device and now check the logs. सो लॉग्स देख लेते हैं, क्योंकि कुछ वक्त गुजर गया है तो लास्ट 10 मिनट्स के लॉग पुल कर लेते हैं। सो हियर यू कैन सी दैट फर्स्ट आई केम थ्रू यूजर ए और मुझे एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग की तरफ लेकर जाया गया। जब हम एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग की तरफ गए तो जाहिर है उस विजिट वगैरह से गुजरे, हमने नेटवर्क असिस्टेंट के ज़रिए अपने सर्टिफिकेट्स इंस्टॉल करने के लिए रिक्वेस्ट पुश की। तो आप देख सकते हैं कि एक वियर्ड रिक्वेस्ट आई जिसने परमिट एक्सेस ली थ्रू दैट बग फिक्स रूल जिसकी हम बात कर रहे थे, दिस वन। सो एंड्रॉयड EST auth Z। So this is a glitch जो कि हमें cater करना पड़ा है due to a bug, and once our profile was successfully configured, we went on and forgot our generic corporate network
और उसके बाद दोबारा हमने जब उस नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट होने की थ्रू नेटवर्क सेटअप असिस्टेंट कोशिश की, तो नेक्स्ट टाइम जब हम आए तो हम वो चारों कंडीशंस को फुलफिल कर गए। और वो चार कंडीशंस क्या थी? हम वायरलेस से आ रहे थे, हम BYOD रजिस्टर्ड में ऐड हो चुके थे, हम TLS यूज कर रहे थे, और जो सर्टिफिकेट पुश किया जा रहा था डिवाइस की तरफ से, उसके सब्जेक्ट ऑल्टरनेटिव नेम में उसी डिवाइस का मैक शामिल था जिस डिवाइस से हम कनेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद अब हम ये भी कर सकते हैं कि वर्क सेंटर्स में, BYODs में, पोर्टल्स में माई डिवाइसेस पोर्टल है। इस माई डिवाइसेस पोर्टल को हम चाहें तो एक FQDN के जरिए भी खोल सकते हैं, और अगर हम ये पोर्टल की टेस्ट URL पे क्लिक करें तो हम माई डिवाइसेस पोर्टल पे आ जाते हैं। नाउ दिस इज मी द यूजर हु ओन्स दिस एंड्रॉयड डिवाइस। इस पोर्टल में मैं लॉगिन होता हूँ अपने उसी यूजर नेम से A, और पासवर्ड ICT1234 से, and here I am able to see a device named ICE Test BYOD जिसको हमने ऑनबोर्ड किया था, और ये हमें रजिस्टर्ड स्टेटस में नजर आ रही है। और शुरू में हमने ये भी देखा था कि जो ग्लोबल पॉलिसीज हैं BYOD की, उन ग्लोबल पॉलिसीज में हमने एम्प्लॉय रजिस्टर्ड डिवाइसेस 5 अलाउ की हुई हैं। So one username like username A can register up to 5 devices here as per the policy. अब ये वो माई डिवाइसेस पोर्टल है जिससे मैं अपनी डिवाइस को लॉस्ट या स्टोलन रिपोर्ट कर सकता हूँ। और एज सुन एज आई विल रिपोर्ट अ डिवाइस लॉस्ट और स्टोलन, तो होगा क्या वो हम देख लेते हैं। लेट्स गो टू कॉन्टेक्स्ट विजिबिलिटी एंड एंड पॉइंट्स। My device MAC is ending with AD2F. So this guy is AD2F. इसको हम डीपली एनालाइज करते हैं इसके एट्रीब्यूट्स को। तो यहाँ हमें नजर आता है कि ये डिवाइस रजिस्टर्ड डिवाइसेस की कैटेगरी के अंदर पंच हो चुकी है। इसका मैक उस एंड पॉइंट आइडेंटिटी ग्रुप में ऐड कर दिया गया है, और इसी वजह से ये BYOD इज रजिस्टर्ड का चेक पास किए हुए हैं। और ये किस तरह से इसका मैक वहां ऐड हुआ? दैट वाज थ्रू BYOD ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम इस डिवाइस को लॉस्ट या स्टोलन मार्क कर देते हैं। सो द डिवाइस इज मार्क्ड लॉस्ट। और अगर मैं यहाँ आके एट्रीब्यूट्स को दोबारा देखूं तो आप देख सकते हैं कि इस मैक एड्रेस का जो एंड पॉइंट ग्रुप है वो रजिस्टर्ड से ब्लैक लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। ब्लैक लिस्ट इज एन एंड पॉइंट ग्रुप प्री कॉन्फ़िगर्ड इन आइस, और जैसे ही किसी एंड यूजर ने अपनी कोई डिवाइस स्टोलन या लॉस्ट मार्क की, उसको इस ब्लैक लिस्ट में मूव कर दिया गया। अब अगर आप आइस में ऑथराइजेशन में आगे बढ़ें तो आप ये तो ऑनबोर्डिंग और सक्सेसफुल ऑनबोर्डिंग के बाद नेटवर्क की एक्सेस देने की पॉलिसी थी। ब्लैक लिस्ट की पॉलिसी ये है, वी नीड टू हैव अ रूल ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग कि जब भी कोई वायरलेस के जरिए आए और उसका एंड पॉइंट ग्रुप ब्लैक लिस्ट हो तो उसको डिनाई एक्सेस कर दो, एज सिंपल एज दैट। तो इससे फायदा ये होगा कि जो भी शख्स एक दफा लॉस्ट या स्टोलन मार्क हो जाएगा और वो ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा, तो उसके ऊपर आइस का ये ब्लैक लिस्ट का जो रूल है वो ओवरराइड कर जाएगा और उसको नेटवर्क एक्सेस नहीं मिलेगी। क्योंकि हमने अपनी डिवाइस को लॉस्ट मार्क कर दिया, तो अब मैं अपनी डिवाइस से दोबारा कनेक्टिविटी करने की कोशिश करता हूं और देखते हैं कि हमारे पास रेडियस लॉग्स में अब उसी डिवाइस के लिए क्या डिसीजन मेकिंग होती है। So you see the user A came in
और इस दफ़ा उसको वायरलेस ब्लैकलिस्ट डिफ़ॉल्ट ऑथराइजेशन पॉलिसी में मैप किया गया है और उसको ब्लैक होल वायरलेस एक्सेस की ऑथराइजेशन प्रोफाइल दी गई है। ये एक डिफ़ॉल्ट पॉलिसी बनी हुई होती है। हम ये भी कर सकते हैं कि हम उसको डिनाई एक्सेस के साथ जोड़ दें, दिस वन। So what we can do is we can select here deny access. So anybody जो कि blacklist का हिस्सा है उसको access deny कर रहे हैं। So let's look at the logs again और अब मैं फिर से connect करने की कोशिश करता हूँ। So I can see it's connecting with the SSID. And here you can see that the device which is marked as lost is not able to connect this time because वो blacklist का हिस्सा है और ऐसे यूजर्स के लिए जो एक्सेस है वो डिनाई कर दी गई है। अगर डिवाइस रिकवर हो जाती है तो हम इसको सिलेक्ट करके रीइंस्टेट कर सकते हैं। So we need to wait for some time for its status to get restored, but at the same time we can try to connect again. We need to wait around 2 to 5 minutes for this device to restore. So let's give it some time. It takes around 2 to 5 minutes to restore, reinstate the devices. But this is how the BYOD thing works. So हमने जो configuration की है that is this one. So we used single SSID. ये कॉन्फ़िगरेशन हमने की है कि एक ही SSID पर हम आए, हमने अपनी प्रोविजनिंग करवाई और उसके बाद फॉरगेट करने के बाद SSID we came back to the same SSID and we were granted internet access. So connect SSID, register your device, your native supplicant provisioning will kick in, your certificate will be enrolled and you will switch your SSID. Switching SSID can be either to forget the same SSID and reconnect or to go to another altogether SSID. So going to another SSID is kind of dual SSID BYOD. इसकी कंडीशंस या ऑथराइजेशंस फेयरली सिंपल हैं। आप ओपन SSID के ऊपर ऑन बोर्डिंग अप्लाई करेंगे, यानी आपने ये जो ऑथराइजेशन अप्लाई की हुई है, यहाँ पे रूल्स अप्लाई किए हुए हैं, इसमें आप ये कर सकते हैं कि इसके अंदर एक और ऐड कर लें एयर स्पेस WLAN ID और एयर स्पेस WLAN ID हम दे दें यहाँ पे BYOD एम्प्लॉइज का एज एन एग्जाम्पल 7 SSID और इसके ऊपर हम एयर स्पेस SSID क्लब कर लें साथ में लेट्स से 6 SSID which is employee onboarding SSID
तो जब आप SSID स्विचिंग करेंगे तो ये रूल्स अकॉर्डिंगली वर्क कर रहे होंगे आपके लिए, बट दैट इज नॉट एन एलिगेंट वे ऑफ डूइंग इट। बेटर इज कि हम एक ही SSID को यूज कर रहे हों। So this is all about BYOD flow. If you have any question, please let me know before we can start with the next topic.